नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2026 एलडीसी से रिलेटेड जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं स्टडी से रिलेटेड। और आज भी हम एक और क्लास जो आपके लिए डाल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, वो रहने वाली है पोस्ट ऑफिस पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएफ, जो कि पोस्ट ऑफिस में खुलता है। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से जो है कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो एग्ज़ाम अपनी एलडीसी 2026 एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और ये जो वीडियो है आज की एग्ज़ाम से रिलेटेड पीपीएफ फंड अकाउंट से रिलेटेड, ये जो है पोस्टमैन, पीएसए, एमटीएस, मेल गार्ड, एमटीएस सभी के एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सभी के एग्ज़ाम में एक क्या बोलते हैं कॉमन टॉपिक है जो आपको सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आ रही है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबकी जो है अपने एलडीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम जो है ये लगभग मई मंथ में होना तय है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए अभी से, क्योंकि अब धीरे धीरे छोटी छोटी तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, जो कि है पीपीएफ से रिलेटेड। सबसे पहले अभी जो करंटली जो पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है आपका 7.1%। और खाता खोलने के लिए आपको न्यूनतम राशि चाहिए होती है 500 रुपीज़। ठीक है जी। और एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, आप इस अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। और ये जो आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, ये आप लमसम मतलब एक साथ एक मुश्त और किस्तों में जमा करा सकते हैं। इसमें किस्तों की कोई लिमिट नहीं है। और इसके अपना जो पीपीएफ अकाउंट आपको खोलने के लिए सबसे पहले आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये अकाउंट तभी खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही अकाउंट खोल सकता है। पीपीएफ जो है सिंगल आपका एक ही अकाउंट खुलेगा। आप चाहे ऑल इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुला लीजिए, आपका दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग या मानसिक बीमारी, बौद्धिक दिव्यांग जो व्यक्ति की ओर से उनका अभिभावक यह खाता खोल सकता है। इसकी शर्त क्या है, देखिए इसमें थोड़ी सी कंडीशन एक लागू हो जाती है। नाबालिग या ऐसे व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता किसी भी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। मतलब जो आप माइनर की ओर से जो गार्डियन अकाउंट खोलेंगे वो है किसी भी अभिभावक, मतलब पेरेंट्स, मदर या जो भी उसके अभिभावक हैं, गार्डियन है, सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत मतलब पीपीएफ अकाउंट में आप जो है जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते, सिंगल अकाउंट ही खोलता है। और यह खाता खोलने के लिए आप ये अपना पोस्ट ऑफिस ई बैंकिंग के द्वारा भी खोल सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लेने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। देखिए 3-4 चीज़ें हमने इसमें सीखी कि जो ये आपका पीपीएफ अकाउंट है ये सिंगल अकाउंट ही खोलता है, ये कभी जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता है। और ये खाता आप ई बैंकिंग के माध्यम से भी खोल सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग लेने के लिए लगभग ये क्वेश्चन हमारा जो है हर क्लास में आ रहा है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लेने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसी आधार पर थोड़ा से हमारे जो एमसीक्यू बन सकते हैं। इस योजना में कितना करंटली ब्याज दर कितना है, अभी हमने पढ़ लिया 7.1%। ठीक है जी। न्यूनतम राशि हमने अभी पढ़ी है 500 रुपीज़ से खाता खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है, अभी हमने पढ़ा कितनी की जा सकती है, 1.5 लाख। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस खाते में राशि कैसे जमा की जा सकती है, एक मुश्त और या समान किस्तों में। एक मुश्त या किस्तों में, दोनों में किसी तरह से भी आप जमा कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना क्या होगा कि वो आपकी जो राशि आप जमा कर रहे हैं वो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। इस योजना के अंतर्गत कौन खाता खोल सकता है, तो कौन खोल सकता है, भारत का नागरिक खाता खोल सकता है। कोई भी विदेशी नहीं खोल सकता, एनआरआई नहीं, कोई कंपनी नहीं। तो ये खाता सिर्फ कौन खोल सकता है, भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया। इस योजना में
संयुक्त खाता खोला जा सकता है? नहीं, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसी जो है आपका पीपीएफ जो योजना है, पीपीएफ अकाउंट है, ये आपका सिंगल ही खुलता है, ये जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नाबालिग के नाम पर कितने खाते खोले जा सकते हैं? अभी हमने पढ़ा सिर्फ एक खाता खोला जा सकता है, ओनली वन। आपका ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लेने के लिए कौन सा खाता आवश्यक है? हमने अभी देख लिया ये कौन सा होता है। ये आपको क्वेश्चन में भी, अगर आप मेरी क्लास में मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये रट गया होगा कि पोस्ट ऑफिस इंटरनेट बैंकिंग सुविधा लेने के लिए आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। देखिए थोड़ा सा आगे थ्योरेटिकल पार्ट। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है 500 रुपीज़। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अपने अकाउंट में 500 रुपीज़ जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है और आपको फिर विद पेनल्टी आगे जब आप जमा करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम हमने पढ़ लिया है कितना होता है, 1.5 लाख जमा होता है। ठीक है जी। अब 1.5 लाख की जो सीमा से संबंधित कुछ नियम है वो मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या है। 1.5 लाख की अधिकतम सीमा में व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि और नाबालिग के नाम से खोले गए खाते में जमा राशि दोनों शामिल होंगी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपका एक अपना पर्सनल अकाउंट है पीपीएफ का और एक आपने अपने माइनर का खोला हुआ है एज ए गार्डियन के तौर पर, माइनर के नाम से खोला है, तो दोनों की जो राशि है, दोनों में जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों का मिलाकर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अपने अकाउंट में भी आप खुद ही जमा कर रहे हैं और जो आप माइनर का आपने अकाउंट खोला है उसमें भी आप ही जमा कर रहे हैं, तो दोनों अकाउंट में जो है आप कुल मिलाकर 1.5 लाख से अधिक जमा नहीं कर सकते। तो जमा करने का तरीका क्या क्या है पीपीएफ अकाउंट में? राशि को एक वित्तीय वर्ष में किसी भी संख्या में किस्तों में जमा किया जा सकता है। देखिए मतलब आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, वो कितनी भी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं आप, 10 में, 12 में, 20 में। तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख जमा करेंगे, उसमें किस्तों का, इंस्टॉलमेंट्स का कोई रोल नहीं है। आप कितनी भी इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, मतलब एक महीने में 2 भी ले सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, पर लेकिन आपकी जो कंडीशन यहाँ पे सिर्फ लागू ये होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। जो आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी वो किसके मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज़ होनी चाहिए, मतलब 50 के गुणांक में आप जमा कर सकते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 50 के मल्टीपल में। कुल जमा राशि 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, हमने अभी बताया आपको। ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसमें जमा कर सकते हैं। जो आपकी बाद की जमा है, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, मान लो आपका खाता खुल गया, उसमें आप जमा कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं उसको? इंटरनेट बैंकिंग मतलब पोस्ट ऑफिस की इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और आपकी अगर आपके पास किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं। उसमें क्या क्या होता है आपका, एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू आप अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने ये चीज़ें जो है आरडी अकाउंट में पढ़ी थी कि जो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं, सुकन्या, आरडी और आपका सेविंग और पीपीएफ अकाउंट में। तो देखिए पीपीएफ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आयकर लाभ, इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको पीपीएफ अकाउंट में? इस योजना में की गई जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत छूट का लाभ मिलता है। ठीक है। जो आप इसमें अगर आप पीपीएफ अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो है इनकम टैक्स एक्ट की 80C धारा के अंतर्गत जो है टैक्स डिडक्शन में लाभ मिलेगा। चलिए थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी जमा राशि करना आवश्यक है? अभी हमने पढ़ा 500 रुपीज़, और 500 रुपीज़ से ही आपका अकाउंट खुलता है। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि कितनी जमा की जा सकती है? हमने पढ़ लिया है अभी। कितनी की जा सकती है? 1.5 लाख, जिसे हम 1.5 लाख बोलते हैं। 1 लाख की अधिकतम सीमा कौन कौन सी जमा शामिल होती हैं? कौन कौन सी जमा शामिल होती हैं? उसकी एक अपने अकाउंट की और एक जिसने माइनर के बिहाफ पे अकाउंट खोला, दोनों की उसमें जो है लिमिट शामिल होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, अपने खाते और नाबालिग के खाते दोनों के मिलाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमने अभी बताया। एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार राशि जमा की जा सकती है? कितनी बार भी की जा सकती है, किसी भी संख्या में, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। प्रत्येक किस्त कितनी राशि के गुणांक में होनी चाहिए? अभी पढ़ा हमने 50 रुपीज़ के गुणांक में, मल्टीपल ऑफ 50। बाद की जमा राशि किस माध्यम से जमा की जा सकती है? किस माध्यम से जमा की सकती है? इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से जमा की जा सकती है। क्या जमा राशि पर आयकर छूट मिलती है? बिल्कुल जी हाँ, मिलती है, धारा 80C के अंतर्गत। ठीक है।
अब ब्याज दर इस योजना मतलब पीपीएफ अकाउंट में जो है ब्याज दर समय समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाती है। ये हमने पढ़ा था कि जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो ब्याज हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ब्याज की गणना अभी जैसे हमने लगभग ये सेम ही रहता है, सभी आपके जितने भी अकाउंट्स हैं सब में ब्याज इस तरह से काउंट होता है। किसी कैलेंडर माह का ब्याज महीने की 5 तारीख के बाद से लेकर महीने के अंतिम दिन तक खाते में न्यूनतम शेष के आधार पर गणना किया जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो कि 5 तारीख से लेकर मंथ की 5 तारीख से लेकर और महीने के एंड के बीच में जो भी आपके खाते में मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। देखिए थोड़ा सा यह मैंने हाईलाइट किया इस पॉइंट को। अगर 5 तारीख के बाद बैलेंस कम हो गया तो उसी कम बैलेंस पर आपको ब्याज मिलेगा। मतलब वही है 5 तारीख के बाद और महीने के अंत तक जो भी आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होगा आपको उस पर जो है इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाएगा। तो अर्जित ब्याज जो है हर वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। वो जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है इंटरेस्ट। इस योजना से प्राप्त ब्याज पूरी तरह से कर मुक्त होता है। पता है जो भी आपका पीपीएफ अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री होता है। ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ये हमने पढ़ लिया है अभी। इस योजना में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। इस योजना की ब्याज दर कौन अधिसूचित करता है, तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं हम वित्त मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज किस अवधि के लिए पात्र होता है? ब्याज किस अवधि के लिए पात्र होता है? कैलेंडर मंथ के लिए। और कैलेंडर मंथ कब से कब कैलकुलेट किया जाएगा? महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होगा आपको उस पर ब्याज मिलेगा। ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, लोएस्ट बैलेंस बिटवीन क्लोज ऑफ 5th डे एंड एंड ऑफ द मंथ। मतलब वही महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत के बीच जो भी आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होगा आपको उसी मिनिमम बैलेंस पर आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ब्याज खाते में कब जमा किया जाता है? तो वो किया जाता है एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपके जो वित्तीय ईयर होता है, वित्तीय साल होता है जो उसके अंत में आपके अकाउंट में ब्याज क्रेडिट कर दिया जाता है। इस योजना से अर्जित ब्याज पर कर का क्या प्रावधान है? अभी हमने पढ़ा इस योजना से जो भी आपको पीपीएफ अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होता है। तो देखिए फुली टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यदि 5 तारीख के बाद बैलेंस कम हो जाए तो ब्याज किस पर मिलेगा? तो मिलेगा आपका 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो आपके खाते में मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो होगा रिड्यूस्ड लोएस्ट बैलेंस, जो भी आपका मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपको जो है ब्याज मिलेगा। अब देखिए आपको पता है पीपीएफ अकाउंट में जो है आपको अपना लोन भी ले सकते हैं आप। तो लोन के लिए आपकी क्या क्या कंडीशंस रहने वाली है अभी हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए प्रारंभिक जमा वाले वर्ष के अंत से 1 वर्ष पूरा होने के बाद लेकिन 5 वर्ष पूरा होने से पहले खाता धारक ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजिंग है। इसमें समझने में कन्फ्यूजिंग कुछ नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जिस साल आपने अकाउंट खोला है उस ईयर को आपको काउंट नहीं करना है। उस ईयर के अंत से 5 साल पूरे होने से पहले आप खाते से जो है किसके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ऋण की अधिकतम राशि, जो लोन आपको कितनी राशि का मिलेगा वो अभी उसके लिए कंडीशंस लागू हो जाती हैं। ऋण की राशि पूरे रुपए मतलब होल रुपीज़ में मिलेगी, पैसों में मतलब पॉइंट्स में नहीं मिलेगी, वो तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकतम ऋण राशि बराबर उस राशि का 50% जो ऋण आवेदन वाले वर्ष से ठीक पहले के दूसरे वर्ष के अंत 31 मार्च को खाते में जमा थी। देखिए कितना कन्फ्यूजिंग सी लाइन है, मैं आपको सिंपली इसको यहाँ पे उदाहरण में समझाता हूँ। अगर ऋण आपने 2526 में लिया गया है तो आपको कितना ऋण मिलेगा? आपको अधिकतम ऋण मिलेगा 31/3/2024 को आपके खाते में जो भी बैलेंस था उसका 25% आपको लोन मिलेगा। अगर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। देखिए अभी ऋण की मूल राशि की वापसी, मतलब आप जब आप लोन लेते हैं उसकी तो रिटर्न आपको वापस कैसे करेंगे?
ऋण की मूल राशि की वापसी, ऋण स्वीकृत होने वाले महीने के अगले महीने के पहले दिन से 36 महीने या 3 साल के भीतर आपको वापस करना होगा। अब उस पर ब्याज कैसे लगेगा? ऋण पर ब्याज, जब पूरी मूल राशि चुका दी जाती है तो ब्याज का भुगतान किया जाता है। देखिए, जब आप पीपीएफ में लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता, आपको पहले आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस करना है। उसके बाद जब आप पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस कर देंगे, उसके बाद आपको जो है ब्याज चुकाना होता है। ब्याज किस तरह चुकाना होता है बताता हूँ आपको। देखिए, अधिकतम 2 मासिक किस्तों में आपको 1% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चुकाना होता है। ठीक है जी। और ब्याज की अवधि क्या होती है? ब्याज कब से कब लगेगा? पर ऋण लेने वाले महीने के अगले महीने के पहले दिन से अंतिम किस्त चुकाने वाले महीने के अंत तक। ऋण की परसेंटेज हमने बता दी, 1% पर एनम प्रति वर्ष रहेगा। लेकिन ये ब्याज आपको लगेगा कब? जिस महीने आपने लोन लिया है पीपीएफ पे, उसके अगले महीने के पहले दिन से। और जब तक आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट चुकाई है ना, चाहे आपने 10 महीने में चुकाई है, 12 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 3 साल में चुका सकते हैं, तो आप 36 महीने में चुका सकते हैं। अगर आपने 36 महीने में चुकाई है तो आपका जिस महीने आपने लोन लिया है उसके अगले महीने के पहले दिन से, और जिस महीने में आपने लास्ट किस्त दी है उस महीने तक आपको जो है इंटरेस्ट चुकाना होता है। और इंटरेस्ट की दर रहती है 1% प्रति वर्ष। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो है ऋण कितनी किस्तों में चुकाया है। मान लीजिए आपने ऋण 10 किस्तों में चुकाया है, तो आपको जिस दिन आपने ऋण लिया है तो आपको उस महीने के पहले दिन से और 10 महीने के अंतिम दिन तक जिसमें आपने अंतिम किस्त दी है, उतने महीने का आपको उस पे अपने पीपीएफ के लोन पर इंटरेस्ट देना होगा। और इंटरेस्ट पे ब्याज दर रहेगी 1% प्रति वर्ष। और जो आपका इंटरेस्ट आप कितनी किस्तों में चुकाएंगे? सिर्फ 2 किस्तें मिलेंगी आपको इंटरेस्ट चुकाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। समय पर ऋण ना चुकाने पर, यदि आप लोन लेते हैं उसको समय पर आप नहीं चुकाते हैं तो क्या होगा? यदि ऋण 36 महीने में पूरा नहीं चुकाया गया या आंशिक रूप से चुकाया गया तो बकाया ऋण पर 1% की बजाय 6% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपने जो है अपना लोन पूरे 3 साल के अंदर नहीं चुकाया है, नहीं लौटाया है या नहीं रीपे किया है, तो आपको जो बचा हुआ आपका लोन है उस पर आपको 1% की बजाय 6% का ब्याज लगेगा जो आपको देना पड़ेगा। यह ब्याज ऋण लेने वाले महीने के अगले महीने के पहले दिन से अंतिम भुगतान वाले महीने के अंत तक लगेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये ब्याज तब तक लगेगा, 6% वाला भी तभी तक लगेगा। एक वर्ष में कितने ऋण लिए जा सकते हैं? एक खाताधारक को एक वर्ष में केवल एक ही ऋण लेने की अनुमति है। नया ऋण कब मिलेगा? ये तो सिंपल सी बात है, नया ऋण आपको तभी मिलेगा जब तक पहले लिया गया ऋण और उसका पूरा ब्याज पूरी तरह से जमा नहीं कर दिया जाता, तब तक नया ऋण नहीं लिया जा सकता। जब तक अगर आपका पुराना किसी अकाउंट, उस पीपीएफ अकाउंट पे आपका लोन है, जब तक आप उसको रीपे नहीं करेंगे तब तक आपको जो है दोबारा से लोन के लिए आप आवेदन अप्लाई नहीं कर सकते। खाता खोलने कितने वर्ष बाद ऋण लिया जा सकता है? तो हमने पढ़ लिया है 1 वर्ष बाद। अभी हम जो है इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऋण की अधिकतम राशि कितनी हो सकती है? वो हो सकती है आपकी 25%। हमने अभी बताया आपको जमा राशि का 50% हो सकती है। और जमा राशि भी कौन सी? पहले वाले साल को छोड़कर जिसमें आपने अकाउंट खोला है, उस साल के अंत से लेकर 5 वर्ष पूरा होने से पहले जो आपका 4th ईयर होगा उसके अंत में जो आपका बैलेंस होगा उसका आपको 25% जो है आपको लोन मिलता है। ऋण की गणना किस तिथि के बैलेंस पर की जाती है? ये हमने पढ़ लिया है। किस तिथि बैलेंस की जाती है? तो ऋण आवेदन वाले वर्ष से ठीक पहले के दूसरे वर्ष की 31 मार्च की तिथि का बैलेंस पर आपको जो है ऋण की गणना की जाती है। ऋण की मूल राशि कितने समय में चुकानी होती है? ये हमने पढ़ लिया, 36 मंथ्स या 3 ईयर्स। यहाँ 36 मंथ्स ये पढ़ लिया हमने। समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर, समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर क्या होगी? 1% अभी पढ़ा है। और समय पर ऋण ना चुकाने पर क्या होगी? 6%। 36 महीनों में ऋण ना चुकाने पर ब्याज दर क्या होगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, तो वो होगी आपकी 6% पर एनम, मतलब प्रति वर्ष।
एक वर्ष में खाताधारक कितने ऋण ले सकता है? केवल एक ही ले सकता है। दूसरा ऋण कब मिलेगा? जब तक वो पिछला आप जो उसने लोन लिया तब तक उसको पूरा फुली रीपे विद इंटरेस्ट नहीं कर देगा, तब तक उसको नया ऋण नहीं दिया जा सकता। देखिए नया ऋण कब नहीं दिया जाएगा? अभी हमने बताया आपको, जब तक पुराना ऋण व ब्याज पूरा जमा ना हो। देखिए आंशिक निकासी या विड्रॉल कब की जा सकती है? खाता खोलने वाले वर्ष के अंत से 5 वर्ष पूरा होने के बाद खाताधारक अपने खाते से आंशिक निकासी मतलब विड्रॉल कर सकता है। कब कर सकता है? खाता खोलने के अंत से 5 वर्ष पूरे होने के बाद, मतलब आप ये मान के चलिए 6th मंथ जो आपको छठा साल होगा उसमें आप जो है अपने खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। अब निकासी की सीमा क्या रहने वाली? निकासी पूरे होल रुपीज़ में की जाएगी, ये तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अधिकतम निकासी बराबर क्या होगा आपका? दो राशियों में से जो कम हो उसका 50% आपको मिलेगा। वो कैसे? निकासी वाले वर्ष से ठीक पहले के चौथे वर्ष के अंत का बैलेंस या तो उसका 50% मिलेगा, या निकासी के ठीक पहले वाले वर्ष के अंत का बैलेंस, दोनों में से जो कम होगा उसका आपको 50% जो है विड्रॉल के रूप में आप ले सकते हैं। देखिए दो बैलेंस देखे जाएंगे, जो कम होगा उसी का 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऋण बकाया होने पर, यदि खाते पर कोई ऋण बकाया है तो निकासी की सुविधा पहले लेने से पहले पूरा ऋण और उसका ब्याज आपको चुकाना होगा, अनिवार्य होगा। यदि आपके अकाउंट पे कोई ऋण है, कोई लोन है और आप उसमें विड्रॉल चाहते हैं तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगी जब तक आप पूरा लोन और इंटरेस्ट जो है रीपे नहीं करेंगे। बंद खाते में निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि आपका अकाउंट जो है डिसकंटिन्यू है, आपने उसमें ईयर के जो है 500 रुपीज़ नहीं जमा किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, बंद है, तो आप उससे विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए थोड़े से MCQ पढ़ लेते हैं। खाता खोलने के कितने वर्ष बाद निकासी की सुविधा मिलती है? खाता खोलने कितने वर्ष बाद? तो मिलती है 5 साल बाद। ठीक है। निकासी की अधिकतम सीमा कितनी होती है? वो होती है आपकी 50%, बैलेंस का 50%। निकासी की गणना किस बैलेंस पर की जाती है? वो की जाती है, मैंने बताया आपको, चौथे वर्ष के अंत या पिछले वर्ष के अंत का बैलेंस जो कम होगा उस पर वो आपको उसका 50% आपको विड्रॉल कर सकते हैं। किस खाते में निकासी की सुविधा नहीं मिलेगी? जो कि डिसकंटिन्यू है आपका अकाउंट, जिसमें आपने जो है फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज़ जमा नहीं किए हैं, उससे आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। निकासी की राशि किस में होगी? होल रुपीज़ में होगी। ये तो है ना, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर एग्ज़ाम में डाल देता है। ठीक है। खाता बंद करने के नियम पढ़ लेते हैं। खाता खोलने वाले वर्ष के अंत से 15 वर्ष पूरे होने के बाद खाताधारक अपने खाते को बंद करने के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब ये खाता जो है 15 साल की मेच्योरिटी होती है, 15 साल बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। परिपक्वता मेच्योरिटी के बाद बिना जमा के खाता जारी रखना। देखिए आपका खाता जो 15 साल हो चुके हैं, मेच्योर हो चुका है, उसको आप बिना जमा मतलब बिना किसी डिपॉजिट के भी नेक्स्ट आप ऐसे ही उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए खाताधारक 15 वर्ष पूरा होने के बाद बिना कोई जमा किए किसी भी अवधि तक खाता जारी रख सकते हैं। मतलब आपने जो है अकाउंट 15 साल पूरे हो गए हैं, आपका खाता मेच्योरिटी पर है, आपने क्लोज नहीं किया, तो आप उस अकाउंट को ऐसे कितने भी टाइम के लिए आप उसको एज इट इज़ रख सकते हैं, और इस दौरान खाते में जमा राशि पर योजना के अनुसार लागू ब्याज दर से आपको ब्याज मिलता रहेगा। जो भी इंटरेस्ट रेट होंगे उस इंटरेस्ट जो है आपकी उस अमाउंट पर लगता रहेगा, आपको मिलता रहेगा। बिना जमा वाले खाते से निकासी। यदि खाता बिना जमा के जारी रखा गया है तो खाताधारक प्रत्येक वर्ष एक बार खाते में उपलब्ध शेष राशि में से किसी भी राशि की निकासी कर सकता है। देखिए आपका खाता जो है 15 साल पूरे हो चुके हैं। इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा दोबारा क्लियर करते हैं। आपका खाता 15 वर्ष हो गए हैं, मेच्योर हो गया है, आपने उसको क्लोज़ नहीं किया, तो आपको उसको बिना किसी डिपॉजिट किए कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं। और इस दौरान क्या होगा, उस खाते पर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही होगी PPF की, उसी इंटरेस्ट रेट से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है जी। और इस खाते से आप जो है हर एक साल जो आपका प्रत्येक ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, आपने इसको एज इट इज़ रखा, तो आप एक साल में उपलब्ध शेष राशि में से किसी भी राशि का, मतलब जिसमें जो भी बैलेंस होगा उसमें से आप किसी भी राशि का जो है विड्रॉल कर सकते हैं हर साल। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में आप उसमें से एक विड्रॉल कर सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण नियम उसमें एक और है, यदि खाता 1 वर्ष से अधिक समय तक बिना जमा के जारी रखा गया तो बाद में फिर से जमा के साथ खाता
जारी रखने का विकल्प नहीं मिलेगा। अब ये सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। यदि खाता 1 वर्ष से अधिक समय तक बिना जमा के जारी रखा गया तो बाद में फिर से जमा के साथ जारी रखने का विकल्प नहीं मिलेगा। ये जो नियम है ये एक्सटेंडेड है, मतलब आपने अपने अकाउंट को एक्सटेंड कर लिया है नेक्स्ट 5 ईयर ब्लॉक के लिए, और उसमें आप 16वें ईयर में जमा कर देते हैं, उसके बाद जमा नहीं करते हैं, तो उस खाते को आप दोबारा जमा के साथ जारी नहीं रख सकते। ये एक्सटेंड जो खाता आप कर लेते हैं उसके लिए ये नियम है। यह है एक्सटेंडेड खाते के लिए, इसमें यहाँ लिखना रह गया एक्सटेंडेड। अगर आप अपने खाते का विस्तार करते हैं, एक्सटेंड करते हैं तो देखिए, खाताधारक 15 वर्ष पूरे होने पर अपने खाते को 5 वर्ष अतिरिक्त ब्लॉक के पीरियड के लिए जमा के साथ बढ़ा सकता है। यही जो इसकी वो जो ये लाइन है, ये वाला जो आपका नियम है वो इसके बाद है, मतलब रख सकते हैं। खाता विस्तार का विकल्प जो है परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी के 1 वर्ष के भीतर चुनना अनिवार्य है। मतलब आपकी मेच्योरिटी से 1 वर्ष पहले आपको खाता एक्सटेंड करने के लिए अपना आवेदन करना होगा। और ऐसा खाता जो आपने एक्सटेंड किया है और उसमें आपने क्या किया, 1 वर्ष से अधिक तक समय तक बिना कोई जमा जारी रखा, मतलब आपने जमा नहीं किया, एक्सटेंड करने के बाद आपने उसमें कोई जमा नहीं किया और फिर आप सोचते हैं कि 1 साल बाद उसको मैं किसी जमा के साथ दोबारा कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो वो आपका अकाउंट कंटिन्यू नहीं होगा। चलिए थोड़े से MCQs। खाता कितने वर्ष बाद बंद किया जा सकता है? वेरी सिंपल, 15 साल बाद आपका खाता मैच्योर हो जाता है, उसको आप बंद कर सकते हैं। परिपक्वता के बाद खाता किस प्रकार जारी रखा जा सकता है? बिना जमा के जारी रखा जा सकता है। ठीक है जी, बिना जमा के साथ आप खाते को जारी रख सकते हैं। बिना जमा के जारी खाते पर ब्याज क्या होगा? जो है करंटली जो रेट चल रहा हो उससे आपको ब्याज योजना के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है। बिना जमा के जारी खाते से निकासी कितनी बार की जा सकती है? साल में 1 बार, हमने पढ़ लिया अभी। जो आपका अकाउंट है बिना 15 साल के बाद आपने बिना जमा के कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है, ऐसे ही रखा है, उसको मतलब आप उसमें कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें से आप हर साल 1 विड्रॉल ले सकते हैं। यदि खाता 1 वर्ष से अधिक बिना जमा के जारी रखा गया तो क्या होगा? फिर से जमा के साथ जारी रखने का विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक है जी। खाता कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 5 ईयर्स के लिए बढ़ाया जा सकता है। सिंपल, वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं कई बार। खाता विस्तार का विकल्प कब चुनना होता है? मैच्योरिटी से 1 साल पहले, परिपक्वता से 1 वर्ष के भीतर। ठीक है जी। परिपक्वता के बाद जमा के साथ खाता बढ़ाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सटेंशन फॉर फर्दर ब्लॉक पीरियड। वो होता है आपका 5 ईयर्स। देखिए, समय से पहले आप PPF अकाउंट को बंद कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो इस पे लागू होती हैं। खाता खोलने वाले वर्ष के अंत से 5 वर्ष पूरे होने के बाद खाताधारक समय से पहले खाता बंद कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों के अंतर्गत ही। तो जब अगर अपने खाते को आप प्री मेच्योर क्लोज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या शर्तें हो सकती हैं? यदि जानलेवा बीमारी हो, किसको? खाताधारक को, उसकी पत्नी को, उसके आश्रित बच्चों को। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती हैं तो वो खाते को प्री मेच्योर बंद कर सकता है। उच्च शिक्षा के लिए, मानी हायर एजुकेशन के लिए, खाताधारक को या उसके आश्रित बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसे की डिमांड है, मनी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कर सकते हैं? खाते को प्री मेच्योर बंद कर सकते हैं। यदि जो खाताधारक है वो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, मतलब वो अब सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन नहीं रहता है, नहीं रहा, तो वो खाते को बंद कर सकता है। देखिए, यदि खाताधारक भारत का नागरिक नहीं रहा, NRI मतलब किसी और देश का नागरिक बन गया, तो वो खाते को बंद कर सकता है। जो प्री मेच्योर क्लोजर पर ब्याज का नियम क्या रहता है? अगर आप प्री मेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट रेट भी बदल जाता है। यदि आप समय से पहले खाता बंद करने पर खाते पर मिलने वाला ब्याज सामान्य दर से 1% से कम कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, अगर आप उसको प्री मेच्योर क्लोज कर रहे हैं तो आपको जो इंटरेस्ट है 1% कम करके मिलेगा, यानी कि जैसे अभी 7.1% है तो आपको मिलेगा 6.1%, जो आज के सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ। यह कटौती 1% कटौती खाता खोलने की तारीख से या वर्तमान 5 ईयर्स ब्लॉक अवधि की शुरुआत से अब तक खाते में दिए गए ब्याज पर लागू होगी। देखिए, खाता आप 5 साल के बाद बंद कर रहे हैं तो खाता खोलने के तारीख से जो आपको ब्याज मिला है उसको 1% कम कर दिया जाएगा। या आप खाता आपको 5-6 साल हो गए, आपका नेक्स्ट 5 ईयर का ब्लॉक चल रहा है 6 to 10th, तो आपको क्या है, पहले के 5 ईयर्स के ब्लॉक पे तो पूरा ब्याज मिलेगा। जो सेकंड का 5 ईयर का ब्लॉक होगा उसका ब्याज जो है 1% से कम कर दिया जाएगा। खाता खोलने के कितने वर्ष बाद प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है?
5 साल बाद। 5 साल से पहले तो आप प्री मेच्योर क्लोज कर ही नहीं सकते। प्री मेच्योर क्लोजर किन स्थिति में किया जा सकता है वो हमने अभी पढ़ लिया है। जानलेवा बीमारी के मामले में, घर खरीदने में नहीं कर सकते, शादी के लिए नहीं कर सकते, वाहन खरीदने के लिए नहीं कर सकते, तो जानलेवा बीमारी के मामले में आप कर सकते हैं। या फिर अपनी हायर एजुकेशन या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। या आप इंडियन सिटीजन अब नहीं रहे तो भी आप अकाउंट क्लोज प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्री मेच्योर क्लोज किसके लिए मान्य है? खाताधारक या आश्रित बच्चों के लिए जो है मान्य है, आप अकाउंट क्लोज करते हैं। निवासी स्थिति बदलने पर का क्या अर्थ है? NRI बन गया है तो आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। प्री मेच्योर क्लोजर पर ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी पढ़ा हमने, 1% से कम कर दिया जाता है। ब्याज में 1% की कटौती किस अवधि पर लागू होती है? वो होती है खाता खोलने की तारीख या वर्तमान 5 ईयर ब्लॉक की शुरुआत से। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है अभी। प्री मेच्योर क्लोजर पर ब्याज किस आधार पर दिया जाता है? प्री मेच्योर क्लोजर पर किस आधार पर दिया जाता है? वो दिया जाता है सामान्य दर से 1% कम कर। तो प्री मेच्योर क्लोजर किसके अधीन किया जा सकता है? किसके अधीन किया जाता है? वो किया जाता है स्पेसिफाइड कंडीशन, मतलब आपकी जो विशेष परिस्थिति है उसी के अनुसार किया जाएगा। वो हमने बता दी है, या तो खाताधारक को या उसके बच्चों को या उसके स्पाउस को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती हैं तो वो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, या खाताधारक अपने या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए खाते को क्लोज कर सकते हैं, या खाताधारक अब जो है इंडियन सिटीजन नहीं रहा तो भी वो अकाउंट क्लोज कर सकता है। देखिए, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाता है और नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी को खाता जारी रखने का और उसमें जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे RD में जो है आप अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉमिनी और लीगल हेयर, लेकिन PPF अकाउंट में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर आपका PPF अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी और लीगल हेयर को अकाउंट कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ब्याज का भुगतान कैसे किया जाएगा? अगर ऐसा अकाउंट है जिसमें अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, मृतक खाताधारक के खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज उस महीने के अंत तक दिया जाएगा जो उस महीने से ठीक पहले का महीना हो। इसमें योग्य राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान की जाती है। देखिए, सिंपल सी बात है, जिस महीने में डेथ हुई है उससे जो ठीक पहले का महीना होगा उसके अंत तक जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है, सिंपल लाइन में मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस महीने पैसा दिया जाता है उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, उससे पिछले महीने तक ही ब्याज मिलेगा। सिंपल, आपको समझने में आसान रहेगा। खाताधारक की मृत्यु होने पर खाते का क्या किया जाता है? खाता को बंद कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है, कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं है इसमें। क्या नॉमिनी या लीगल हेयर खाते में आगे जमा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अनुमति नहीं है। ठीक है, मृतक खाते की जमा राशि पर ब्याज कब तक दिया जाएगा? 1 महीने पहले तक, भुगतान वाले महीने से ठीक पहले वाले महीने के अंत तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ब्याज किसे दिया जाता है? ये तो सिंपल सी बात है, किसको दिया जाएगा? नॉमिनी को या लीगल हियर को। ब्याज के वो अकाउंट में जब आप क्लोज करते हैं तो विद अकाउंट के साथ ही आपको जितनी आप प्रिंसिपल अमाउंट है विद इंटरेस्ट दिया जाता है, एक साथ ही मिलता है। यदि भुगतान जून महीने में किया गया तो ब्याज कब तक मिलेगा? तो 1 महीने पहले, मैंने आपको बताया मई तक आपको ब्याज मिलेगा। मृत्यु के बाद खाते का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मृत्यु के बाद किसी के द्वारा नहीं किया जाता, खाता जो है बंद कर दिया जाता है, क्योंकि PPF अकाउंट को ना तो नॉमिनी को ना ही लीगल हेयर को कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो ये क्लास है जो थी PPF से रिलेटेड, जो पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट होता है उससे रिलेटेड हमने आज की जो क्लास बनाई थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको हेल्पफुल रहेगी, और देखना इस क्लास से बड़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि इस क्लास से आपको जो है एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप जो है सीधे जो क्वेश्चन होते हैं ये इंटरेस्ट रेट से लेकर कि इस क्वार्टर में किस योजना का इंटरेस्ट कितना है, तो आप सबको याद करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कई बार इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अभी PPF में हमने पढ़ लिया है 7.1% आपका इंटरेस्ट चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको आज की हमारी ये PPF अकाउंट से रिलेटेड जो है क्लास अच्छी लगेगी होगी, आपको इससे सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आई होप सो आप सबको ये हेल्पफुल लगे,
और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जो एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी 2026 की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और एक इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल को बस इतना करना होगा, हमारे चैनल को आप एग्ज़ाम युग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और कमेंट के साथ लिखिए कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो हम आपसे कांटेक्ट कर आपको ये पीडीएफ, किसी भी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप उसी वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको ये पीडीएफ कांटेक्ट कर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से लेते हैं, आज की क्लास से को करते हैं यहीं पे समाप्त और जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।